गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है जनवरी 17। ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। ओके। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, हम लोग बहुत जल्द जो है ना एक छोटा सा प्रोग्राम लेके आएंगे जो 7 दिनों का होगा और बिल्कुल वो निःशुल्क होगा। उसमें जो है ना आने वाले एग्जामों के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या करंट अफेयर हो, चाहे जीएस का टॉपिक हो, चाहे साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, ठीक है, ज्योग्राफी हो, सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे हम लोग। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना होगा और आपको बताना होगा कि आप लोग सीरियस हैं। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं उनका जो है यहाँ पे कमेंट पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग सीरियस है इस चीज़ को लेकर। तो आप लोग भी यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक को लेकर। पहला, आज का न्यूज़पेपर में जब मैंने पढ़ा तो यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिला, मिशन स्पेडेक्स, इसरो को मिली बड़ी कामयाबी। कुल मिलाकर जब मैंने पूरा आर्टिकल को पढ़ा तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पूछा जाएगा एग्जाम में, पूछेगा कि स्पेडेक्स क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें सिंपल शब्द में, जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खबरों में रहा स्पेस डेक्स, ये टेक्नोलॉजी क्या है, किससे से जुड़ा हुआ, तो ये स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, पहला फैक्ट। दूसरा आप याद रखेंगे, ये जो है ना उपग्रह जो होता है ना, उपग्रह जिसको सैटेलाइट बोलते हैं, उसको स्पेस में जोड़ने की एक तकनीक है। जैसे मान लीजिए ये एक स्पेस हो गया और दूसरा ये उपग्रह हो गया। ठीक है, उपग्रह 1 उपग्रह 2, इस दोनों को आपस में जोड़ना है, इसी को हम लोग बोलेंगे स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट था, मैंने शेयर किया इसको। अब जो है ना इसरो जो है किस मिशन पे काम करेगा, अनडॉकिंग पे काम करेगा और पावर ट्रांसफर को लेकर। देखिए पावर ट्रांसफर क्या होता है, मान लीजिए हमने इस सैटेलाइट के ऊपर भेज दिया तो इसको अब एनर्जी चाहिए। ठीक है, फ्यूल वगैरह खत्म हो गया होगा, जो भी ऊर्जा इसको खत्म हो गया होगा और इसके कई उपकरण को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग जो है ना उसी को बोलेंगे पावर ट्रांसफर। ठीक है, यहाँ से पावर भेजेंगे और उसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, तो उस पर अब काम चलेगा हमारा। अनडॉकिंग क्या होता है, अब जो हम लोग दो उपग्रह को आपस में जोड़े हैं ना, अब इसको अलग करने की प्रक्रिया पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो ये इसरो का अगला मिशन होगा। अब हम लोग बात करें इसके लाभ को लेकर। देखिए ये जो डॉकिंग जो एक्सपेरिमेंट हुआ, इसके क्या लाभ होंगे, तो इससे जो है ना नए क्षेत्रों में जो है ना रोजगार भी जनरेट होगा, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे जितने भी हमारे युवा हैं वो साइंस की तरफ आकर्षित होंगे। ठीक है, इन क्षेत्रों में वो अपना रुचि दिखाएंगे। फिर जो भविष्य में जो भी हमारा जो अभियान है, जैसे कि चंद्रयान 4 को लेकर, गगनयान को लेकर, फिर अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित करने को लेकर, तो इन तमाम जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमारा मिशन है, उसको सॉल्व करने में या उसको स्थापित करने में जो है ना हमारी जो ये टेक्नोलॉजी है काफ़ी कारगर साबित होगा। ठीक है, तो ये तमाम फैक्ट को आप याद रखेंगे। इसरो का स्थापना आप लोग याद रखेंगे और उसका चेयरमैन भी याद रखेंगे आप। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, चाहे स्टेट पीसीएस हो चाहे कोई अदर एग्जाम हो। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो देखिए अभी जो है ना जो भी सेंट्रल एम्प्लॉय हैं, जो केंद्रीय जो कर्मचारी हैं, उनको जो है ना 8वां वेतन आयोग का सिफारिश मिल गया है। मैंने इस टॉपिक को क्यों लिया, क्योंकि आपने देखा होगा परिसीमन आयोग को लेकर क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। परिसीमन, ये क्या होता है परिसीमन आयोग, जो सेंसस के बाद, ठीक है, सेंसस करने के बाद जो है ना परिसीमन किया जाता है, जो सीटों में बदलाव होता है, बढ़ोतरी होती है, उसको लेकर परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन यही पूछा गया था कि अब तक जो है कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, तो 4 बार किया गया है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 8वें वेतन आयोग को याद रखिएगा, अभी तक कितने 7 वेतन आयोग का स्थापना हो चुका है। कितना बार, 7 वेतन आयोग। ठीक है, 1947 से लेकर अब तक। तो इसके क्या फायदे हैं, तो 8वें वेतन आयोग का फायदा क्या होता है, ये जो आयोग है ना वो सिफारिश करता है, और सिफारिश करता है सरकारी कर्मचारियों के जो है जीवन को गुणवत्ता में सुधार करने के लिए और आर्थिक वृद्धि के लिए। ठीक है, याद रखेंगे आप। दूसरा क्या है कि ये जो है ना सामान्य तौर पर वेतन आयोग को गठन 10 साल में होता है, ये भी स्टेटमेंट याद रखेंगे। यूपीएससी अगर क्वेश्चन बनाएगा ना यहाँ से, यही दो तीन स्टेटमेंट को लेकर यहाँ पे बना देगा। तो यहाँ पे याद रखिए कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है 8वें वेतन आयोग के बारे में। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो ये इंटरनेट को लेकर यहाँ पे ये आर्टिकल छपा हुआ है। आपको बता दें स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछता है यूपी पीसीएस में कि अभी जो है ना हमारे देश में इंटरनेट उपयोग जो करता है ना उनकी संख्या कितना है। तो आपको बता दें इस साल जो है ना 2025 में 90 करोड़ के आंकड़ा को पार कर देगा। तो ये रिपोर्ट निकाला कौन है, तो ये निकाला है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया है। ठीक है, उन्होंने कहा कि 90 करोड़ जो है ना हमारे देश में यूजर है इंटरनेट को लेकर, और ये मेंस में आपको जो है ना डाटा को फिट करने के लिए काम आएगा, ये भी याद रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि इसके पीछे वजह क्या है कि 90 करोड़ जो इंटरनेट यूजर हो गए हैं, क्या कारण है इसके पीछे। तो जितना भी डिजिटल सामग्री है ना, जितना भी जो कंटेंट है डिजिटली, वो हमको लोकल लैंग्वेज में मिल रहा है।
जैसे कि हम लोग बिहार में रहते हैं तो बिहार में मगही हो गया, मैथिली हो गया, ठीक है, अंगिका हो गया, इन भाषाओं में हमको डिजिटल कंटेंट मिल रहा है। तो जो लोग इन भाषाओं से जुड़े हैं तो वो लोग भी डिजिटल तौर पे जो है ना जुड़ जाते हैं वो लोग। जैसे फिर आप झारखंड में देख लो, झारखंड में लोकल लैंग्वेज में अगर बात करें तो नागपुरी, खोटा वगैरह, इन लैंग्वेजों में जो हमें कंटेंट अगर मिलेगा तो क्यों नहीं जुड़ेंगे हम लोग इंटरनेट से, समझ रहे हैं ना। तो इसके पीछे वजह यही है कि जो रीजनल भाषा है ना उसमें हमको डिजिटल सामग्री मिल रहा है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि ये एक ऐसा क्षेत्र है ना नेट डिजिटल क्षेत्र वाला जहाँ पे पुरुष और स्त्री के बीच में जो अंतर है ना काफी कम होता नजर आ रहा है, ठीक है। मतलब 100 लोग अगर मान लीजिए इंटरनेट यूजर वाले हैं ना तो 47 लोग जो महिला जो है ना 47 जो है ना महिला है, बाकी जो है यहाँ पे 53 कौन है, यहाँ पे पुरुष लोग हैं। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे जो लैंगिक अंतराल है, यहाँ पे जो गैप है वो काफी कम होता नजर आ रहा है। तो ये सब चीज को याद रखेंगे, आपको आंसर में राइटिंग में काफी हेल्प करेगा। नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे, तो देखिए स्वामित्व योजना के बारे में यहाँ पे बात किया गया। कल भी मैंने बात किया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोगों की आमदनी बढ़ रही है ना तो उससे लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ रहा है, क्रय शक्ति बढ़ रहा है, जिससे वो लोग क्या करें, खर्च कर रहे हैं और वहां पे गरीबी में वहां पे कमी देखने को मिल रहा है। तो स्वामित्व योजना याद रखिएगा, ये ड्रोन की मदद से जो गांव का जो क्षेत्र होता है, जो ग्रामीण इलाके होते हैं वहां पे सर्वे होता है ड्रोन के माध्यम से, और जो भी इसके हकदार होते हैं, जो भी प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं ना, उनको एक डिजिटली कार्ड दे दिया जाता है, आप इसके मालिक हैं। तो इसके फायदे क्या है, मेंस में पूछेगा आपसे कि स्वामित्व योजना का जो उद्देश्य क्या है और ये किस प्रकार जो है ना जो ग्रामीण इलाकों में सशक्त करने में, या इसके क्या फायदे हैं, आपको यहाँ पर कमेंट करना है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो लाभ में अगर हम लोग बात करें तो फ्लो चार्ट बनाइएगा। लाभ में यहाँ पर देखिएगा जो संपत्ति है, जो गांव में जो संपत्ति है लोगों का, उसका मुद्रीकरण हो जाएगा, ठीक है, मोनेटाइज हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो उस जमीन के माध्यम से आप बैंक लोन ले सकते हैं, ठीक है, या आप उसको बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। तो इसका क्या हो गया, संपत्ति का मुद्रीकरण, पहला हो गया लाभ। दूसरा लाभ में अगर बात करें संस्थागत ऋण, आप बैंक से लोन ले सकते हैं, ठीक है, अदर इंस्टीट्यूशन से आप लोन ले सकते हैं। फिर यहाँ पे विवादों को कम, जो भी जमीन को लेकर विवाद है, ठीक है, तो उस विवादों को कम करने में काफी हेल्प करेगा ये स्वामित्व योजना। फिर कर मूल्यांकन, ठीक है, कर मूल्यांकन मतलब टैक्स को लेकर। अब मान लीजिए हमारे पास जितने भी लैंड हैं उसके अगर हमारे पास डिजिटली रिकॉर्ड है तो हम वहां पे इवेल्युएट कर पाएंगे कि हमारे पास कितना टैक्स आएगा, कितना टैक्स जो है कलेक्ट कर पाएंगे। क्लियर है, तो इसके लाभ है। आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि स्वामित्व योजना जो ना किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ रहा है। अब ये कोटेशन मैंने सीखा है, लोग ये भूल जाएंगे कि आपने क्या कहा। देखिए सही बात है, लोग भूल जाते हैं समय के साथ कि लोग ने आपको क्या कहा, ये भी भूल जाएंगे कि लोग ने आपके लिए क्या किया। क्लियर है, लेकिन ये लोग कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उसे कैसा महसूस कराया। तो ये माया एंजेलो का कोटेशन है, आप इस कोटेशन को अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बात करते हैं कि ये आर्टिकल है ना नशा मुक्ति को लेकर यहाँ पे बात किया गया है। नशा को लेकर जब एक युवा नशा से ग्रस्त होता है ना तो ये जो है व्यक्तिगत स्तर पे नुकसान तो करता ही है, वो अपने आप को नुकसान तो करता ही है, लेकिन वो अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए यहाँ पे इस पूरे आर्टिकल में नशा को छोड़ने की बात की गई है। और नशा जो है ना किस प्रकार एक इंसान के जीवन को खराब कर देता है, किस प्रकार देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको नुकसान पहुंचाता है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो नशा जो पदार्थ है ना वो कौन कौन सा है। देखिए यहाँ पे लोग हीरोइन का यूज करते हैं, यहाँ पे सिंथेटिक ड्रग का यूज करते हैं, नशीली पदार्थ का यूज करते हैं, अफीम, गांजा, तंबाकू, शराब, इन तमाम पदार्थों का यूज करते हैं नशा के लिए, ठीक है। अगर हम लोग बात करें व्यक्तिगत प्रभाव, मान लीजिए एक इंसान नशा कर रहा है ना तो उससे उसको क्या नुकसान पहुंचता है। तो सबसे पहले यहाँ पर तनाव, वो टेंशन में हमेशा रहेगा। अगर फिर बात करें यहाँ पे अवसाद में आ जाएगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा, फिर उसको भूलने की बीमारी हो जाएगी, फिर वो आत्महत्या की प्रवृत्ति को अपना लेगा, उसका जो डिसीजन मेकिंग होता है ना, निर्णय लेने की क्षमता, उसको प्रभावित करेगा। फिर उसका आचरण, जो उसका बिहेवियर है उसमें चेंजेस आएगा, फिर वो चिड़चिड़ापन उसमें देखने को मिलेगा, रिश्ते उसके जो खराब हो जाएंगे। ये तमाम व्यक्तिगत प्रभाव है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि अर्थव्यवस्था हमारे देश को नुकसान कैसे पहुंचाता है। मान लीजिए एक युवा जो है ना शराब का सेवन करता है या नशा का सेवन करता है ना, तो उससे क्या होगा, युवा कमजोर हो जाएगा, उसका हेल्थ नुकसान होगा। फिर उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, जिस काम में वो लगा हुआ है उस काम में उसका उत्पादकता जो है ना कम हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखो कि समाज में जो है ना दुर्घटनाएं, अपराध की प्रवृत्ति बढ़ जाएगा। फिर वहां पे बेरोजगारी देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे टेररिज्म को फंडिंग के भी माध्यम के रूप में यहाँ पे यूज करता है नशा, ठीक है। आंतरिक असुरक्षा यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ये तमाम जो है ना अर्थव्यवस्था के लिए चैलेंजेस है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे की राह, वे फॉरवर्ड। अब हम लोग क्या कदम उठा सकते हैं, तो हम लोग जो है ना स्कूली स्तर पे पाठ्यक्रमों में जागरूकता हम लोग फैलाएंगे।
प्रशासन को यहाँ पे सतर्क रहना होगा ताकि यहाँ पे मादक पदार्थ का जो यहाँ पे तस्करी है उसको रोका जा सके। पुनर्वास जो केंद्र है उसको हमें यहाँ पे बनाना होगा और यहाँ पे रचनात्मक गतिविधियों में हमें इन्वॉल्व करना होगा युवाओं को, तब जाके हमें नशा से मुक्त पाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बना दिया है ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट मूव करें, यहाँ पे शांति की उम्मीद। कुल मिलाकर यहाँ पे इजराइल और हमास के बारे में बात किया गया है। अब जो इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा था, संघर्ष चल रहा था ना, उस पर विराम रहने की यहाँ पे समझौता हुआ है। आपको बता दें, कुछ फैक्ट को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। फैक्ट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो 7 अक्टूबर को हमास ने जो है ना इजराइल पे हमला किया था। ये डेट याद रखिएगा, 7 अक्टूबर से ये जो है ना युद्ध चल रहा है। फिर यहाँ पे लगभग 50,000 लोग मारे गए हैं गाजा पट्टी में, जो इजराइल ने हमला किया है उससे। फिर 20 लाख लोग जो है ना विस्थापित हो चुके हैं। नरसंहार का आरोप लगा है यहाँ पे जो इजराइल के प्रधानमंत्री उन पे। फिर 2 स्टेट थ्योरी याद रखिएगा, ये इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो है ना समझौतों को लेकर यहाँ पे बातचीत किया गया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए बिहार में, बीपीएससी एग्जाम में। ठीक है, कतर में ये जो है ना समझौता हुआ है। तो ये तमाम फैक्ट को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट मूव करेंगे, यहाँ पे निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन है जो है ना, अभी दिल्ली में चुनाव होने वाला है। तो जो लोग एआई का यूज करके जो एडवर्टाइज करेंगे अपने चुनाव में, तो उनको यहाँ पे जवाबदेही और पारदर्शिता मेंटेन करने को कहा गया है। तो कुल मिलाकर जो है यहाँ पे निर्वाचन आयोग को लेकर क्वेश्चन पूछता है, इलेक्शन कमीशन को लेकर। आइए देख लेते हैं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका जिक्र जो है ना आर्टिकल 324 में किया गया है। इसके जो अध्यक्ष और जो मेंबर होते हैं ना, उसका अपॉइंटमेंट हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। उसके लिए खोज कमेटी बनती है या सिलेक्ट कमेटी बनता है। ठीक है, तो सिलेक्ट कमीशन में जो है ना कमेटी जो होता है उसमें प्रधानमंत्री होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं और लोकसभा के अपोजिशन लीडर होते हैं। ये तमाम फैक्ट को आप याद रखेंगे। ये कौन कौन सा इलेक्शन करवाता है इलेक्शन कमीशन, तो आपको बता दें, ये प्रेसिडेंट के करवाते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट के करवाते हैं, लोकसभा का, फिर राज्यसभा का, फिर स्टेट असेंबली जो विधानसभा हो गया, विधान परिषद। ठीक है, ये तमाम चीजों को आप ध्यान रखेंगे। ये सब जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट करता है। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है ना, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाला है और उसमें जो भारत की जो अर्थव्यवस्था के बारे में टिप्पणी किया है कि थोड़ा सा सुस्त जरूर रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था, लेकिन इसमें वृद्धि देखने को मिलेगा। तो जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा, जिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, आपको बता देते हैं। और एक फिक्की याद रखिएगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इन्होंने भारतीय जो वृद्धि दर है ना, जो वृद्धि दर है भारत का, वो जो है 6.4 रहने का अनुमान लगाया। ये फैक्ट को याद रखिएगा, ये आपको मेंस में आपको काफी हेल्प करेगा ये फैक्ट दो को। अब आते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ना, ये 3-4 प्रकार के रिपोर्ट जारी करता है। यही क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ लेता है। आप झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, यूपीएससी का देख लीजिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का देख लीजिए, आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स जो है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ठीक है, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा जो आपके अनुकूल नहीं है, लेकिन जब आपको आदत हो जाएगा ना, तो फिर ये हैंडराइटिंग आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट भी कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। अब बात करेंगे यहाँ पे किसान के जो नेता है ना, आपको पता ना, डल्लेवाल, उनकी तबीयत पूरा काफी खराब हो रही है। वजन था 86 के आसपास, अब उनका वजन हो गया 66 किलोग्राम। तो अभी जो ना 26 अप्रैल को क्या, माफ कीजिएगा, जनवरी को क्या होगा? रिपब्लिक डे है। तो उस दिन जो है ना ट्रैक्टरों का यहाँ पे जो है ना जुलूस निकाला जाएगा, ठीक है, और दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। तो एमएसपी को लेकर क्वेश्चन पूछता है। एमएसपी को हम लोग बाद में देख लेंगे, पहले हम लोग देख लीजिए कि किसानों के सामने चुनौती क्या है। मेंस में पूछता है कि जो है ना हमारी जो किसानों की हालत जो है ना आत्महत्या की तरफ जा रहे हैं। आप देख रहे हो कि हाल के वर्षों में काफी विरोध बढ़ गया है। तो जो किसानों के सामने क्या चुनौती है, तो आपको बता दें क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा चैलेंजेस है। फिर यहाँ पे आर्थिक संघर्ष देखने को मिलता है, उनके पास फंडिंग वगैरह नहीं होता है ताकि वो अपने बीजों को खरीद सके, ठीक है। फिर भूमि से जुड़ा हुआ समस्या है। हमारे यहाँ जितने भी किसान हैं लगभग 80-90% जो आप देखोगे ना मार्जिनल फार्मर है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। यहाँ पे जिनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके पास जो है ना स्किल नहीं होता है, प्रशिक्षण का यहाँ पे नहीं होता है, वहाँ पे भंडारण की समस्या है। फिर बाजार की अस्थिरता के कारण जो है ना काफी चैलेंजेस जो है हमारे किसानों को झेलना पड़ता है। एमएसपी क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। 23 फसल होता है। CACP जो संस्था है जो कि सिफारिश करती है और जो फाइनल मुहर लगाती है कैबिनेट इकोनॉमिक अफेयर वाला, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जिसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, ये फाइनल मुहर लगाती है कि हमारा एमएसपी कितना होगा। सपोज कीजिए कि गेहूं का जो है ना 100 रुपये सिफारिश की CACP, ये CACP जो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है ना, यही फाइनल मुहर लगाई कि हाँ एमएसपी 100 रुपये होगा।
फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को लेकर। देखिए अभी न्यायमूर्ति जो विनोद चंद्रन थे ना, ये हमारे पटना हाईकोर्ट के CJI थे, माफ कीजिएगा, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे ये, लेकिन अब जो है ना सुप्रीम कोर्ट के ये न्यायाधीश हो गए। यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बात किया गया है। कॉलेजियम सिस्टम जो है ना नामों की सिफारिश करती है कि कौन जज बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, याद रखेंगे। इसमें एक जो अध्यक्ष होते हैं और 4 मेंबर होते हैं, सीनियर मोस्ट जज होते हैं 4, तो टोटल कितने मेंबर हो गए? टोटल 5 मेंबर हो गए कॉलेजियम सिस्टम में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं कॉलेजियम सिस्टम के? तो सुप्रीम कोर्ट के CJI होते हैं, याद रखेंगे आप। और सुप्रीम कोर्ट से भी और भी क्वेश्चन पूछा गया, 2-3 देख लेते हैं। इसमें ना 34 जो है ना जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वर्तमान में है 33, लेकिन स्वीकृति जो पोस्ट है ना ये मैक्सिमम होंगे 34 होंगे। फिर बात करते हैं यहाँ पे संसद को ये पावर दिया गया है कि 34 जो संख्या है ना उसको बढ़ा सकता है, ये संसद को पावर दिया गया, और ये BPSC में एग्जाम में पूछ लिया है। हाईकोर्ट में जो जज होता है ना उसकी संख्या बढ़ाना ना, तो ये जो है ना राष्ट्रपति को ये पावर दिया गया, ये भी क्वेश्चन BPSC में पूछ लिया है। तमाम फैक्ट को आप याद रखेंगे। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, जब G20 का सम्मेलन भारत में हुआ ना 2023 में, ठीक है, हुआ, तो यहाँ पे एक समझौता हुआ था जिसका नाम था भारत पश्चिम एशिया यूरोप कॉरिडोर बनाने का, ठीक है, भारत पश्चिम एशिया यूरोप कॉरिडोर बनाने का हुआ था, जो कि जिसमें रेल को लेकर और पोर्ट को लेकर यहाँ पर डेवलप करना था। और ये जो है ना वन बेल्ट वन रोड जो चाइना का जो स्कीम है, योजना है ना, उसका अल्टरनेटिव के रूप में देखा जा रहा था। तो इसमें कुल 8 मेंबर हैं, इंडिया है, अमेरिका है, सऊदी अरब है, UAE है, यूरोपीय यूनियन है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी। ये 8 देश याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है ये। उसके बाद बात करेंगे भारत और सिंगापुर। सिंगापुर के भी राष्ट्रपति जो है ना भारत दौरे पे आए हुए हैं, और किन किन क्षेत्रों में काम करने के लिए बात चल रहा है अभी, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, सेमीकंडक्टर को लेकर यहाँ पे, और नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर यहाँ पे बातचीत चल रहा है, ताकि इन क्षेत्रों में हम लोग बेहतर संबंध स्थापित कर सके। आपको बता दें 1965 में जब सिंगापुर जब कंट्री बना था ना, देश बना था ना, तो भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल था जिसने जो है इसको रिकॉग्नाइज किया था एक कंट्री के रूप में। फिर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे अंतरिक्ष में सुनीता विलियम और एक और थे बच विल्मोर, ये दोनों जो है ना स्पेस में फंसे हुए अभी, तो फरवरी में इनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें ये लोग किस जो है ना स्टार लाइनर करके यहाँ पे अंतरिक्ष यहाँ पे रॉकेट था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कहीं पे, मुझे दिख नहीं रहा वो, कोई बात नहीं। तो अभी ये लोग फंसे हुए हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्पेस में जो है ना 2 लोग फंसे हुए हैं, उनका नाम बताइए, तो विलियम्स और बच विल्मोर, हाँ, नए स्टार लाइनर कैप्सूल, ठीक है, इसी रॉकेट से वो लोग गए थे। नेक्स्ट मूव करें, यहाँ पे गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बारे में हम लोग कई बार जिक्र किए, अफीम वाला एरिया है, मैप में देख लीजिएगा, ये कोल माइंस वाला एरिया है जो कि कई बार एग्जाम में जो है ना मैचिंग के रूप में पूछ लेता है, तो सारा लोकेशन देख लीजिएगा। वेस्ट बंगाल का रानीगंज कई बार पूछा गया है। उसके बाद मिट्टी को लेकर देख लीजिएगा, यहाँ पे कपास मिट्टी है, इसी को ब्लैक सॉइल बोलते हैं, रेगुर मिट्टी बोलते हैं, चरनोजम मिट्टी बोलते हैं। ये कई बार एग्जाम में इतना बार रिपीट किया है ना मिट्टी को लेकर कि क्या ही बोले हम। उसके बाद ब्लैक सी के लोकेशन याद रखिएगा, कौन कौन सा कंट्री सीमा साझा कर रहा है, जॉर्जिया भी न्यूज में आया था अभी। फिर यहाँ पे नीलगिरी याद रखिएगा, और कार्डेमम हिल्स याद रखिएगा, अनाईमुड्डी और डोडोबेटा, इसका लोकेशन याद रखिएगा, नॉर्थ से साउथ पूछ लेता है। उसके बाद पोर्ट के बारे में, ईस्टर्न है, ये वेस्टर्न है। यहाँ पे चेन्नई पोर्ट के बारे में BPSC ने इस बार पूछ लिया, ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे पर्वत आप देख लीजिए, K2 हो गया, फिर यहाँ पे नागा, यहाँ पे नंदा देवी, और यहाँ पे डाल्फा और मिहिर हिल्स देखने को मिलेगा। ये वेस्ट बंगाल है, और कौन कौन सा राज्य सीमा साझा कर रहा है आप लोग ध्यान रखिएगा, ये म्यांमार है, वो भी याद रखेंगे आप, ठीक है। ये तमाम फैक्ट को हमने शेयर किया, धन्यवाद।